नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं किसी खास शख्स से। हमारे साथ जो खास शख्स हैं, चूँकि हम अब उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, तो वहाँ हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब पेशे से पत्रकार रहे हैं और ये अलग बात है कि इन्होंने एक पेपर का संपादन भी किया, लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है। और मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, संगठन के मंत्री हैं, आरएसएस से यहाँ पर आए थे, लंबे समय तक काम किया और अभी भी संगठन के माहिर आदमी जाने जाते हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और आप शुरुआत आपकी आरएसएस हुई, लेकिन हम ये भी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपका आरएसएस से जुड़ाव कैसे हुआ सर? नहीं, जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था जी, और मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज था, इंटर कॉलेज, वहाँ पर मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो तभी वहाँ में संघ का वहाँ पर थोड़ा बहुत काम था, तो संघ की शाखा से मेरा जुड़ाव हुआ जी। लेकिन सर, ये वो दौर था जब बड़ा क्रिटिकल दौर था, बहुत उठापटक चल रही थी, मंडल कमंडल की लड़ाई चल रही थी पूरे देश में, बड़ा क्रिटिकल था। संघ का काम भी उस समय पहाड़ों में बहुत गिने चुने लोग होते थे। हमें कहते थे भाई फलानी जगह पर ये 2 4 5 लोग, ऐसे उंगलियों में गिनने वाले कार्यकर्ता हुआ करते थे। तो उस दौरान हमको काम करने का सौभाग्य मिला। जी, 2002 में आप विधायक हुए, राज्य मंत्री पहली बार आपको बनाया गया 2000। लेकिन उससे पहले बात करें, 2002 में जब ये राज्य बना, आज 26-27 साल का गबरू जवान हो चुका है, तो 2002 उसमें जो आंदोलन हुआ इस राज्य को बनाने में, उसमें आपकी बड़ी महती भूमिका रही। हाँ, ऐसा है कि आंदोलन तो पहले से था, थोड़ा बहुत छुटपुट चलता था जी जी, लेकिन 1994 में आंदोलन ने बहुत तीव्र गति पकड़ी थी जी। तो इस तरह से उस समय वो दौर ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी की जी, जो एक तरह से उभार आ गया था जी, लेकिन राज्य आंदोलन को लेकर के प्रदेश में बहुत तीव्र लोगों की भावनाएं थी जी। और उसी दौरान 94 में रामपुर गोलीकांड हुआ मुजफ्फरनगर में जी। और उसके कारण आंदोलन और तीव्र होता चला गया। बिल्कुल। और हम अपनी जो योजना थी उस योजना में भी पूरी तरह सफल रहे। एक वो आंदोलन जिसकी मुझे याद आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी सर यूपी में, तो आंदोलन को क्रश करने के लिए काफ़ी लाठीचार्ज किया गया था और उसके बाद में कुछ महिलाओं के साथ में भी अभद्रता की गई थी। वो घटना कहते सर, क्या लगता है कि उसने एक जी काफ़ी कुछ जो पुलिस का दुरुपयोग कहना चाहिए जी जी उसमें हुआ था। और पुलिस का जब भी दुरुपयोग हुआ तो कभी भी न सरकार के हित में होता है न राज्य के हित में होता है। और वही उस समय मुलायम सिंह जी ने किया था। रामपुर तिराहे पर गोलियां चलाई गई, बिल्कुल। हमारे अनेक जवान, हमारी बहनें उसमें शहीद हुई और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ, गलत करते हुए उनकी रणनीति विफल हुई। वो समाजवादी पार्टी के लिए मुझे लगता है एक बड़ा आघात था उत्तराखंड के लिए। उसके बाद पनप नहीं पाई। खैर सर, आते वापस, आप भी पेशे से पत्रकार रहे, आपने मास्टर डिग्री किया पत्रकारिता में, संपादन भी किया पेपर का, लेकिन कभी खोला नहीं आपने इस बात को? नहीं, देखिए, अब खोलना क्या है, मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई करी थी 1983-84 बैच में और उस समय डिप्लोमा कोर्स था, पीजी डिप्लोमा कोर्स हुआ करता था। तो मैंने जब अपनी पीजी करने के बाद मैंने ये डिप्लोमा किया था और उसके बाद मैंने स्वांताय सुखाय कहें या फिर जो ऐसे इंसिडेंट हुए उस पर मैं लिखता था जी। मैंने कभी आर्थिक लाभ के लिए पत्रकारिता नहीं की जी। शानदार सफ़र रहा। मुझे लगता है कि उन पत्रकारों के लिए भी ये संदेश है कि वो अगर अच्छा काम करें तो वो भी राजनीति में अच्छा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 2002 में आप पहली बार विधायक बन गए। मैं विधायक बना था जी। सरकार उस समय कांग्रेस की बनी थी जी। और मंत्री के रूप में मैं 2007 में राज्य मंत्री रहा, मैं मंत्री रहा जी। 2007 से 12 जब जनरल खंडूरी साहब हमारे जो अब नहीं रहे जी, वो राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, उनके साथ मुझे मंत्री के नाते डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी
कुछ समय के लिए वो भी मुख्यमंत्री बने, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। जी जी। क्या ये एक्सपीरियंस काम आया कि तीसरी बार जब आप विधायक बने तो सीधे मुख्यमंत्री? देखिए, अब अनुभव तो काम करता ही है जी। और उससे बड़ा अनुभव होता है सामाजिक कार्यों का। जब हम सामाजिक कार्य में रहते हैं तो हमको समाज को समझने का मौका मिलता है, समाज को देखने का मौका मिलता है, समाज की तकलीफ़ें क्या हैं, बिल्कुल, जो ग्रास रूट को देखने का मौका मिलता है। मैं समझता हूँ कि जो सीधा राजनीति में आते हैं और सीधे कोई सरकार में या कोई मंत्री पद पाते हैं तो वो उस चीज़ को उतना नहीं समझ सकते। अब बढ़िया बात है सर, आपके पास ब्लेंड है, मतलब कि आप संगठन और सरकार दोनों में आपने शानदार काम किया। आप मुख्यमंत्री रहते हैं, आप कुछ अगर बता पाएँ जो आपने अच्छे काम किए हों, जो लगता है कि हाँ हमने ये अच्छे काम किए अपने मुख्यमंत्री काल में? देखिए, ऐसा है कि अपनी तरफ से तो हमने जो भी काम किए जी अच्छा ही समझ के काम किए जी, लेकिन जो कुछ काम ऐसे कि जो बहुत बड़े परिवर्तनकारी हो सकते हैं, जिनका दीर्घकालिक तक असर रहेगा, जैसे महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार। अच्छा, ये बड़ी बात। अभी तक क्या था कि महिलाएं अगर कोई काम शुरू करना चाहती हैं तो उनके नाम पे कोई संपत्ति नहीं है जी, तो बैंक से लोन लेना है तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज मांगता है बैंक, बिल्कुल, गारंटर मांगता है, कौन गारंटी देगा? और उसने हमने एक बड़ा काम ये किया था कि पति की पैतृक संपत्ति में उनको अधिकार, मतलब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने रूप से और सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में वो भी एक बराबरी की भूमिका निभा सकें, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप हासिल कर सकें। तो एक तो मैं इसको बड़ा काम मानता हूँ। दूसरा जो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है, एक तो भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना है, उसमें जो BPL श्रेणी के लोग हैं उनको ही उसमें लिया गया है, लेकिन हमने सारे उत्तराखंड के लोगों को एक 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिया, उसको नाम दिया गया अटल आयुष्मान योजना। तो उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। देखिए, हमारे यहाँ लगभग 100+ केसेज साल भर में ऐसे होते हैं कि कोई फिसलने से डेथ हो जाती, जंगल में जंगली जानवरों के शिकार हो जाते हैं, सांप आदि काट लेते हैं, या गिरने से मौत हो जाती है, जलने से मौत हो जाती है। और जाते काय के लिए जंगल में, तो लकड़ी और घास के लिए, दो ही मकसद होते हैं जी। तो मैंने एक योजना चलाई, घसियारी कल्याण योजना, और 2 रुपये किलो हमने उनको एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन वाला भोजन पशुओं के लिए, और जो 3 साल तक भी सुरक्षित रखा जा सकता है, वो भोजन हमने अपने दुधारू पशुओं के लिए हमने उसकी योजना लागू की थी। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल हर घर जल योजना प्रारंभ की, जल जीवन मिशन के अंतर्गत। अब क्या था कि गांव में आदमी के पास कहाँ 3000 रुपये कनेक्शन देने के लिए पैसा है। बिल्कुल, आज भी हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं बिल्कुल कि जिनके पास 3000 एक मुश्त नहीं होता। जी जी। तो हमने उनको कहा कि नहीं भाई, प्रधानमंत्री जी का सपना इसको पूरा करना है कि हर घर में शुद्ध पानी होना चाहिए। तो हमने 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देना शुरू किया। हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में हम लाए थे। साथ में हमने एक गैरसैंण कमिश्नरी की भी मैंने घोषणा करी थी, हालांकि तब तक मैं हट गया। जी जी। मतलब आपने महिलाओं के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, खासकर महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए आपने काम किया, और उनका समय कैसे बचे। 3 मेडिकल कॉलेज। दीनदयाल उपाध्याय की परिकल्पना को शायद साकार करने की कोशिश की आपने, कि एक आदमी को जो समाज में अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उनके लिए हमने इस तरह की योजनाएं चलाई थी। होम स्टे योजना है। जी जी। ये होम स्टे योजना भी ये हमारा ही कॉन्सेप्ट था, जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। जो आज उत्तराखंड में पर्यटन हम देख रहे हैं इतना है, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन, ये कि हमारी जो भी पुराने डेस्टिनेशन है, चाहे नैनीताल हो, चाहे मसूरी हो, हिल स्टेशन जितने भी हैं, ये हमारे अब बिल्कुल सेचुरेशन पर आ गए। तो कुछ नए डेस्टिनेशन बनाए जाएँ, तो उसके लिए तमाम जगह किए गए। पर्यटन में एक हम लोग साहसिक पर्यटन के लिए एक नई विंग हमने उस समय उसको लाए। इस ढंग से तमाम काम हम लोगों ने किए जी। और लेकिन सर, ये आपकी उपलब्धियां तो तमाम है, अनेक उपलब्धियां, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। सर, उपलब्धियां तो बहुत हो गई, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं रही। आपने करप्शन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, लोग आपके खिलाफ ही हो गए, आपकी पार्टी के लोग ही आपके खिलाफ हो गए। देखिए, मेरा ये मानना है जी कि करप्शन ये डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बाधा है जी, और ये भी नहीं मानता कि 100% करप्शन ख़त्म किया जा सकता। बिल्कुल।
मैं नहीं मानता कि जी जी ये आप अपने आप को तो कर सकते हैं कि मैंने 100% कोई दावा कर सकता है कि मैंने करप्शन नहीं किया, जी लेकिन हम पूरे समाज से करप्शन दूर कर देंगे या सरकारी मशीनरी से पूरा करप्शन दूर कर सकते हैं, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। आप अपने आप तो आप सारे कर्म कर रहे हैं और दूसरे को आप उपदेश देंगे तो पर उपदेश कुशल बहुत ही से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सर ये कुछ इसी तरीके से है ना कि हमको जो लोग चाहिए वो सब ईमानदार चाहिए, लेकिन हम बेईमान हो हम सारे काम कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए आपकी वाणी में नैतिक बल होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। और नैतिक बल तब होगा कि जब आप स्वयं को देखेंगे आप कितने नैतिक हैं। हमारी रगों में बस गया है करप्शन, लग रहा है उसको जल से निकाल पाना काफी कुछ। अच्छा सर, क्या मैं कह सकता हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपने मन की बात सुनते हैं, अपने दिल की बात सुनते हैं, फिर वो किसी की चिंता नहीं करते चाहे कुछ भी हो। आपने अपनी सरकार के खिलाफ ही कह दिया, कई बार आंदोलन कर दिया। नहीं, मैं उसको खिलाफ नहीं मानता जी। देखो, खिलाफत के रूप में लेंगे तो ठीक नहीं होगा जी। मैं एक सांसद होने के नाते, एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे सरकार का ध्यान या जनता का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहिए जी। तो बात मैं बोलता हूँ, खिलाफत के हिसाब से नहीं बोलता हूँ जी। मुझे किसी मतलब जहाँ गलत होता है आप देख नहीं सकते हैं। मुझे लगता है, देखिए जी, मुझे लगता है जबकि मुझे लगता है कि गलत हो रहा है जी जी, और जब कोई मुझे लगता है कि नहीं सुन रहा है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे अपनी ड्यूटी पूरा करना चाहिए। कल कम से कम मुझको ये लगे बिल्कुल कि मैंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। मैं वही कह रहा था सर, आप कल कोई ये ना कहे कि ये भी भीष्म पितामह बन गए। जी जी, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं तो कई बार हमको जनता के हिसाब से भी बोलना पड़ता है, हमेशा नहीं, लेकिन कई बार हमको लगता है कि भाई नहीं, जनता में इसके प्रति नाराजी है तो हम बोलते हैं, है ना। अभी देखिए आपकी बिजली के बिल थे जी, मतलब घर में 2 बल्ब जल रहे हैं, 52,000 का बिल आ गया। अरे कहाँ से आ गया? बिल्कुल 1.5 लाख रुपए तक का बिल आ गया। भाई क्या हो गया? तो फिर बोलना पड़ता है कि भाई ये विभाग के लोग क्या कर रहे हैं। ठीक बात। आप जब बिल भेजते हैं और कम से कम, चलिए आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है, लेकिन देखते तो होंगे हाँ भाई कितना बिल जा रहा है। बिल्कुल। और नहीं देखते लोग आते हैं तो कम से कम उन पे हम ये प्रेशर तो बनाए, जमा करो भाई ठीक है, गलत है, हम इसको ठीक करें। उसको आजकल पानी के लेकर के ऐसे ही हरिद्वार में हो रहा है। जी जी जी। तो जनता की परेशानी है, केवल हम अखबारों में इसलिए बोलते हैं, आलोचना करने के लिए नहीं बोलते जी। अखबार हर कोई पढ़ता है, सोशल मीडिया देखता है, तो उनको एक तरह से इन्फॉर्म भी करने का काम करते हैं कि भाई इसको ठीक करो। आपने सर पानी की बात की, पानी वाकई हमने जो यहाँ पर देखा ना कि प्रधानमंत्री की जो योजना है हर घर नल से जल, लेकिन वो अभी पूरी नहीं हो पाई, वो उतनी परवान नहीं चल पाई जितनी। हमारे यहाँ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है जी, कई जगह पानी के सोर्स ही नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। जो पानी के सोर्स हैं वो सूख गए। जी जी। भाई पिछले साल उसमें पानी था, 2 साल पहले तक पानी था उसमें, आज उसमें पानी ही नहीं। तमाम उसके कारण अलग हो सकते हैं, थोड़ा विशेषज्ञों का विषय है, अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन सोर्स ही नहीं है। अब आप अगर उसके लिए सोर्स फिर बहुत दूर से सोर्स लिए जाते हैं, तीसरी चीज़ ये कि उसके लिए फिर हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत टाइम लगता है। भाई जहाँ पानी की लाइन डालते हैं वो कोई मैदान की तरह खेत नहीं है, पहाड़ है। जी जी। उनको काटना आसान नहीं है, फिर फॉरेस्ट की परमिशन होती है, तमाम तरह की परमिशन लेकर ही आप इस काम को कर सकते हैं। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं इसमें, और उस दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा चाहे कोई भी हो। टाइम पर बजट नहीं हो पाता, खर्च नहीं हो पाता इस कारण से, जबकि मुझे भारत सरकार ने पर्याप्त बजट दिया, बजट की कोई कमी नहीं है। मैंने पिछली बार का हिसाब मांगा था तो लगभग 78 करोड़ आया था उत्तराखंड में, लेकिन खर्च उसमें 43 करोड़ हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है आजकल ना, हमने यूपी में भी देखा, दूसरे प्रदेशों में भी देखा कि बजट तो एलोकेट कर दिया जाता है लेकिन बजट खर्च नहीं होता है, और फिर वो बजट अगले साल जोड़ देते हैं। 55% बजट इस्तेमाल होता है सर कुल। अब थोड़ा सा इसके अलग कारण भी होते हैं, कई बार हमारा बजट ही रियलिस्टिक नहीं होता। ठीक है ना, हम ये शो करने के लिए कि हमारा इतना बड़ा बजट है, 1.5 लाख करोड़ का बजट है, पिछली बार 1 लाख करोड़ होता, 1,25,00,000 करोड़ का है, तो बजट भी कई बार क्या होता है कि रियलिस्टिक नहीं होता। जी जी। अच्छा, कुछ आपके जो बयान है सर ना, तो वो नॉन रियलिस्टिक माने जाते हैं, क्या आप अभी भी उस पर एडिक है या
कहते नहीं आपने सही कहा था या उसमें कुछ सुधार? जैसे आपने कहा कि काऊ के पास रहने से टीबी सही हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस सही हो जाता है। किसके रहने से? काऊ गायों के पास रहने से। देखिए ऐसा जी, है, गाय ऑक्सीजन देती देखिए है। आज जो है जी आज वैज्ञानिक उस बात को माने, मैंने भी जो बात कही कोई अपने मन से नहीं कही। जी सर। ठीक है ना, मैंने भी जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, गाय पर काम कर रहे हैं या तमाम तरह के काम कर रहे हैं, जी तो उन लोगों की जो बातचीत होती है, वो जो लोग हमको बताते हैं, उन्होंने जो प्रयोग किए हैं, जी जी, ठीक है ना। अब गाय के पंचगव्य पर जिन लोगों ने काम किया है, उन्होंने जिस तरह के अनुभव किए हैं करते हैं। आज तो तमाम देशों में चल रहा है कि गाँव से हग करते हैं जी, बच्चों को उनके बीच में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं भाई? तो ये कुछ कारण होंगे तभी तो लोग ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल। और बड़े बड़े एडवांस कंट्रीज कर रही हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बात बोली जाती तो ऐसे नहीं बोली जाती, कोई अनुभव के आधार पर बोली जाती है। क्या लगता है आपको? वो अनुभवी लोग जो होते हैं उसकी बाकायदा R&D की रिसर्च किया गया मुझे था। एक बड़े साइंटिस्ट हैं IVRI में, उन्होंने ये बात मुझे बताई थी कि इसमें जो है जो गाय जो सांस छोड़ती है, जो गौशाला होती है, जी, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं, अब तो अस्पताल बन गए, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही हैं, लेकिन गौशाला में डिलीवरी करते थे। हाँ, बहुत सारी डिलीवरी करते, आज भी करते हैं। हमारे कई रीजन ऐसे हैं कि जहाँ गौशाला में ही करते हैं। बिल्कुल सही। और जब बच्चा होता तो कुछ दिन जो महिला है और जच्चा बच्चा दोनों को गौशाला में रखते हैं, आज भी रखते हैं। प्रभु यीशु की बात करें तो गौशाला में ही पैदा हुए। तो तमाम तरह की बातें हैं जी, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी हुई बातें हैं। तमाम बातें ऐसी हैं कि जो, अब बताइए मुझे ना, चीड़ के पेड़ के नीचे, टीबी के पेड़, जितने भी हमारे टीबी के अस्पताल हैं जी, सब आप देखिए गोपेश्वर में कहाँ हैं? पूरे चीड़ के जंगल के बीच में। आप भवाली में जाइए तो पूरे चीड़ के जंगल के बीच में है। जी, तो वहाँ की आबो हवा उनको अनुकूल होती है, है ना। ये मानते कि 6 महीना अगर कोई दिन में 4-5 घंटे भी चीड़ के जंगल के बीच में रह गया, सो गया, तो उसकी टीबी वैसी आधी ठीक हो जाती है। प्राणवायु होते हैं वो जंगल। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जी। अब वहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँच पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं, ऐसा वो सच नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हम राजनीति की बात भी जरूर करेंगे क्योंकि चुनाव एकदम सामने है। उससे पहले थोड़ा कुंभ की बात करते हैं। अगले साल कुंभ है सर, फरवरी-मार्च में आपके यहाँ बड़ा भव्य और दिव्य कुंभ यहाँ पर होता है। क्या क्या तैयारी, चूंकि आप हरिद्वार से MP भी हैं। पहले तो एक तो समझिए कि ये अर्ध कुंभ है। ये जी, अर्ध कुंभ की कुछ अलग व्यवस्थाएं होती हैं जी जी, और जो कुंभ होता है उसकी व्यवस्थाएं कोई डिफरेंट होती है। एक थोड़ा सा इंटरफेयर कर दूं सर, हमारे उत्तर प्रदेश में अर्ध कुंभ को कुंभ कह दिया गया और कुंभ को महाकुंभ बना दिया गया। नहीं, महाकुंभ तो इसलिए कहा गया कि भाई उसमें उन्होंने व्यवस्थाएं मतलब और भव्य करोड़ों लोग उसमें आए। लेकिन जो शास्त्रीय शब्द हैं वो कुंभ और अर्ध कुंभ है। जो 6 साल में होता है वो अर्ध कुंभ होता है और 12 साल में होता है कुंभ होता है। बिल्कुल। और उसमें फिर जो हमारे मुख्य भूमिका हमारे अखाड़ों की होती है और परंपराओं की होती है कि जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, उन परंपराओं के आधार पर ही ये सारे जो हमारे कुंभ जैसे महोत्सव हैं, जो भी हमारे धार्मिक आयोजन हैं, उस आधार पर वो संपन्न होते हैं। और इस समय जो वहाँ पर अगले वर्ष जो अर्ध कुंभ होने वाला है 2027 में, ये 13 जनवरी को पहला स्नान होगा और 13 जनवरी से और फरवरी 27 सामान्यतः बैसाखी तक ये रहता है। सामान्यतः बैसाखी तक रहता है और 4 ही मुख्यतः स्नान होते हैं। तो ये यहाँ पर होगा। सरकार पूरी तैयारी कर रही है, कुछ नए घाटों का भी निर्माण हुआ है और जो ऐसे घाट हैं उनके लिए व्यवस्थाएं हुई हैं। फिर जो टेम्प्रेरी जो इंतज़ाम करना पड़ता है, तमाम जो टेंटेज की व्यवस्था है, शौचालयों की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर सरकार कर रही है। भारत सरकार ने भी इसमें 500 करोड़ रुपए इसमें अपनी तरफ से दिया है और मुझे लगता है 500-700 करोड़ रुपए स्टेट ने इसमें रखा है। एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है सर, क्राउड मैनेजमेंट के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि ना सबसे बड़ी चीज़ जैसे यूपी में हमने देखा कई बार भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो दुर्घटना हो जाती है। ऐसी दुर्घटना ना हो और ये सही से चल पाए, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए देखिए एक IG रैंक के अफसर को जी कुंभ के लिए एक विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। उसके लिए जो हमारी फोर्स हैं उनको दी जाती है। दूसरी चीज़ ये कि जो अनुभवी लोग हैं
मुझे बताओ, मैं 2022 का जो कुंभ था तो उसके लिए तैयारी करने का मुझे भी मौका मिला था। यद्यपि कोरोना के कारण वो बहुत भीड़ भाड़ वाला नहीं रहा, लेकिन तैयारी तो थी भाई, कोरोना अगर ख़त्म हो गया तो पब्लिक आएगी, तो उसने सब पूरी तैयारी की। फिर जो अनुभवी अधिकारी हैं उनसे हम संपर्क करते हैं। जो लोग बाहर उत्तर प्रदेश में जैसे कुंभ, इतना विशाल कुंभ संपन्न किया गया, तो वहाँ हमारे अधिकारी वहाँ पर भी गए और उनको हमने यहाँ पर भी ससम्मान बुलाया कि भाई अपने अनुभव आप हमको बांटिए, ताकि जिस सुंदर तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने जो महाकुंभ का आयोजन किया, उसी तरह से उत्तराखंड में भी एक सुव्यवस्थित कुंभ हो सके। तो उनका भी हम उस अनुभव का लाभ उसमें सरकार लेती है। तो राज्य सरकार ये सारा काम कर रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर, राजनीति की बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी साल चुनाव संभव, यूँ तो चुनाव फरवरी मार्च में है, लेकिन एक तो कुंभ है, अर्धकुंभ है सर, दूसरा मतगणना भी चल रही है। तो कहा यह जा रहा है कि चुनाव समय से पूर्व हो सकते हैं, नवंबर दिसंबर में भी चुनाव। ये तो आयोग का काम है। जी जी, आयोग का जो है अधिकार है। जी जी, इसमें सरकार तो केवल इतना कह सकते कि हाँ भाई हम तैयार हैं कि नहीं है। बिल्कुल, और सरकार तो तैयार है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने राज्य में कोई कानून व्यवस्था की भी ऐसी कोई समस्या नहीं है, और इसलिए आयोग को तय करना है कि कब चुनाव होना है। सरकार, क्योंकि अर्धकुंभ है, हो सकता है कि सरकार अपना विचार कोई आयोग के सम्मुख रखे, और रखना भी चाहिए, ताकि जो मेला है वो ठीक तरीके से संपन्न हो सके। हैट्रिक लगाएगी आपकी सरकार? निश्चित रूप से लगाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में सरकार का काम हो चाहे संगठन का काम हो, वो अच्छा काम कर रहे हैं। संगठन तो बीजेपी का बहुत ही मजबूत उत्तराखंड, 24 घंटे तैयार रहता था, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा काम हो रहा है और सरकार रिपीट होगी। यूकेडी सुना अच्छा काम कर रही है, युवाओं में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। हमने जो यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि वो काफ़ी तेज़ी से उभर रही है, जिस तरीके से तमिलनाडु में TVK उभर के आए, विजय थलापति। तो कैसे देखते हैं आप यूकेडी के इस अभियान को? देखो, उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है। यहाँ के लोग राष्ट्रवादी हैं, ये मैं हमेशा से बोलता हूँ, कोई नई बात नहीं है। और उन्होंने राष्ट्रीय दलों को हमेशा समर्थन दिया है। आप देख लीजिए 2002 में जब यूकेडी अपने चरम पर थी जी, और बहुत समझदार और अनुभवी लीडर उनके पास थे, बहुत अनुभवी थे, बहुत समझदार लीडर थे, तब भी वो 7 सीट पर अटक गए थे। तो उत्तराखंड का जो स्वभाव है वो स्वभाव राष्ट्रीय सोच का है। जी, अब कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, अभी भी उत्तराखंड वो आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से नहीं आ पाए थे। तो वो भी अपने पैर पसार रहे हैं, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाना चाहते हैं। अब मुझे लग रहा था कि कहीं राहुल गांधी ये ना कह दें कि भाजपा वालों ने मौसम खराब कर दिया है। ये भी अच्छी बात है। तो वो नहीं आ पाए। वो इतने आराम तलफ नेता हो गए हैं। जी, बिल्कुल भाई, राहुल गांधी या जो कांग्रेस के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, अरे भाई अल्मोड़ा तो जा सकते थे, चलिए अल्मोड़ा से गढ़वाल नहीं आया जा सकता था, लेकिन अल्मोड़ा तो 2 घंटे का रास्ता था, आप जा सकते थे, तो अल्मोड़ा में जाके करते। आप कई बार जेल गए हैं, मुझे यहाँ भी उत्तराखंड में भी कई बार आप जेल गए। यहाँ तो खैर गए थोड़ी देर के लिए, लेकिन जम्मू जेल में भी हम लोग जब कश्मीर को लेकर के, जी, हम स्वयं 370 के खिलाफ हमने गिरफ्तारियां 2 बार दी हैं जम्मू में जाकर के। वक्त में सर तो ऐसा नहीं कि संघर्ष का जज्बा होना चाहिए, लीडरशिप कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, एकदम पब्लिक का तकलीफ भी समझना चाहिए कि लोग इतने दूर दूर से आते हैं इकट्ठा हुए, और हमने कह दिया मौसम खराब हम नहीं जा सकते। भाई एक जगह तो जा सकते थे। ठीक, ये बहुत बड़ी बात है सर जी। ये बहुत चलिए सर, वक्त हमें इतने की इजाज़त देता है, लेकिन चलते चलते आप हमारे चैनल आज की खबर के माध्यम से उत्तराखंड के वासियों को और पूरे देश के वासियों को और जो अर्धकुंभ हो रहा है उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि अगले वर्ष हमारा इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है। देखिए, ये कुंभ ऐसा आयोजन है कि एक बार एक प्रेस ने पूछा कि भाई इतने लोगों को हम इनवाइट कैसे करते, इनविटेशन कैसे दे देते हो, कैसे चिट्ठी वहाँ तक पहुँचाते हो? तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, किसी के लिए कोई चिट्ठी नहीं दी जाती किसी के लिए व्यवस्था ही नहीं की जाती लाने ले जाने के लिए। लोग केवल पंचांग में देखते हैं कि ये कुंभ है, ये दौरान कुंभ के स्नान के दिन है,
और तो लोग अपने आप चले आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि आप आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं जी। और बहुत सद्भाव के साथ आध्यात्मिक ये हमारा मेला होता है, तो उसके आध्यात्मिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप आइए और अपना पुण्य लाभ लीजिए। हरिद्वार के लोगों से ये कहना चाहूँगा, या जहाँ जहाँ से हमारे कुंभ यात्री आते हैं, जी जी, कि भाई उनको हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, किसी तरह से हमारी ओर से जो भी उनको सहयोग हो सकता है, तो उस सहयोग के लिए भी हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो संगठन के भी ज़बरदस्त खिलाड़ी रहे हैं, संगठन में लगातार काम किया, आरएसएस में लंबे समय तक रहे हैं और उसके बाद में सरकार में भी, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे वो सांसद के रूप में हो या मुख्यमंत्री के रूप में हो, लंबे समय तक बड़े काम किए हैं। और उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड की सरकार एक बार फिर से हैट्रिक लगाने वाली है, क्योंकि उनका संगठन बहुत मजबूत है, 24 घंटे काम करता है और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आप हमें दीजिए इजाज़त, हमारी टीम के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।